Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe. Your family member, your relative, your parents, your friends all are safe and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter that is optics, ray optics. In the 11th standard, what you had learned in the 11th standard, you had learned about the motion. The approach of 11th standard was mainly based for the motion. We had discussed different kind of motion like a translational motion, rotational motion, projectile motion, oscillatory motion, circular motion. तो 11th स्टैंडर्ड का जो अप्रोच था वो मोशन के साथ लिंक्ड था. दैट पार्ट वॉज स्लाइटली लिटिल बिट बोरिंग. बट आप देखो 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपको 4 ब्रांचेस यहाँ पे सिखाए जाएंगी. उसमें से 2 ब्रांचेस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. 12th स्टैंडर्ड के अंदर जो 4 ब्रांच है वो ये है. नंबर 1 एक आपका है इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड इज अ मैग्नेटिज्म, थर्ड इज ऑप्टिक्स एंड फोर्थ इज अ मॉडर्न फिजिक्स. तो ये 4 ब्रांचेस है. इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को ख़त्म कर दिया है. अब हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं. ऑप्टिक्स is sub classified into 3 different part: ray optics, wave optics and particle optics. तो अभी ये जो 9th चैप्टर है वो रे ऑप्टिक्स है. 10th चैप्टर जो आपका आएगा वो वेव ऑप्टिक आएगा एंड 11th चैप्टर जो आपका आएगा वो पार्टिकल ऑप्टिक्स के साथ लिंक्ड होगा. तो इस चैप्टर में हम जो लाइट वेव्स है उसको एज अ रे प्रोपोगेट कर रहे हैं ऐसा मान के चलेंगे. ऐसा मान भी सकते हैं, वो भी मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था कि भाई उसका वेवलेंथ ना बहुत कम होता है तो उसका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट हो जाता है, तो हमको वो ऐसा लगता है कि वो रे है. तो रे वेव्स जो है, लाइट वेव्स, उसको रे कंसिडर करके ये पूरा चैप्टर हमको सीखना है. 3 phenomenon is important in this chapter. Number 1, reflection. Number 2, refraction. And number 3, dispersion or division of light. उसमें से हमने लास्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कशन कर लिया था. हमने रिफ्लेक्शन के अंदर बहुत सारे चीज डिस्कस किया था. तो क्या एज अ थ्योरी हमने क्या डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन में? तो हमने बेसिकली 3 चीज थी ऐसी जो हमने डिस्कस किया था. क्या मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है फ्रेंड्स आपको? यस सर. देखो, रिफ्लेक्शन के अंदर जो आपको याद रखना है थ्योरी में एज अ इक्वेशन, वो ये 3 चीज है. नंबर 1, आपको रिलेशन याद रखना है फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर का. दैट इज अ 2f. एक ये है. दूसरा ये है कि आपको वेव, ये जो गॉसेस थ्योरम फॉर द ऑप्टिक्स, और उसको मिरर फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f. आपको ये एक याद करना है. एंड नंबर 3, आपको मैग्निफिकेशन एक याद रखना है. मैग्निफिकेशन का वैसे डेफिनेशन क्या होता है, तो बोले द रेशियो ऑफ द इमेज हाइट अपॉन द ऑब्जेक्ट हाइट इज डिफाइंड एज द मैग्निफिकेशन. एंड फॉर द मिरर इट कैन बी रिटन एज अ -v/u. बट मुझे कोई बताएगा यहाँ पे u क्या है? व्हाट इज द u स्टैंड्स फॉर? Object distance, Exactly, it is for the object distance. And v stands for? image distance. Is image distance. Very good. तो हमने लास्ट लेक्चर में ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव किया था. आज हम रिफ्लेक्शन के बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. वैसे रिफ्लेक्शन के थ्योरी का टॉपिक जो है ना वो कंप्लीटली खत्म हुआ. हमने लास्ट में ऐसा भी देखा था कि अगर आपका मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव मिलता है आपको, ये मिरर के केस में अगर आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिलता है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होना मतलब जो इमेज है वो इन्वर्टेड होना. तो इसका मतलब कि आपका जो इमेज होगा वो कैसा होगा? किसी को याद है? नेगेटिव मैग्निफिकेशन मैंने लिख के दिया था लास्ट टाइम. तो इमेज कैसा होगा नेगेटिव मैग्निफिकेशन के लिए? तो इट इज अ रियल एंड
इन्वर्टेड। और अगर आपको मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव मिलता है तो समझना ये है कि आपका जो इमेज है वो क्या है, इमेज विल, बोलो क्या लिखना चाहिए मुझे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो फ्रेंड्स अब कुछ और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है बट इम्पोर्टेंट है आगे के न्यूमेरिकल को समझने के लिए। रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे, अगर टाइम मिले तो हम रिफ्रैक्शन का टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। सो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ओके, सो फ्रेंड्स just be with me and just try to analyze the situation, try to understand. क्वेश्चन ऐसा है कि मैग्निफिकेशन बाय अ प्लेन मिरर, तो एंड द टाइप ऑफ इमेज, और उसका टाइप ऑफ इमेज क्या होगा, प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा होता है। ये दो चीज आपको अभी मुझे आंसर देना है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशनल, वो जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो कोई मुझे बताएगा कि कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर के लिए अगर सोचते हैं तो उसके लिए फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए? Negative. नेगेटिव, रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज आल्सो नेगेटिव। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसके लिए फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ द कर्वेचर शुड बी पॉजिटिव। बट अगर प्लेन मिरर है, चलो कोई मुझे बता पाएगा कि प्लेन मिरर के लिए मुझे ये रेडियस ऑफ द कर्वेचर एंड फोकल लेंथ मुझे क्या लेना चाहिए प्लेन मिरर के लिए? व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द प्लेन मिरर? चलो, है कोई माइकल लाल, बताएगा कोई मुझे? इनफाइनाइट। वेरी गुड। सो प्लेन मिरर के लिए जो रेडियस ऑफ द कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट होता है और उसका फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट ले सकते हैं। ऐसा क्यों? तो बात ऐसी है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट सोचो, तो जैसे जैसे उसका रेडियस बढ़ता जाएगा तो उसका जो कर्वनेस है वो डिक्रीज होगा, उसका फ्लैटनेस इंक्रीज होगा। जैसे अर्थ के बारे में सोचो, तो वैसे अर्थ कैसा, अर्थ कैसा होता है, उसका ऐसा शेप कैसा होता है अर्थ का? बताओ मुझे, अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल। स्फेरिकल है, बट हमको क्या दिखता है, हमको क्या फील होता है अर्थ का शेप? प्लेन जैसा। हमको वो फ्लैटेंड दिखता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो रेडियस है ना वो बहुत ही बड़ा है, 6400 किलोमीटर्स। तो मतलब रेडियस जितना ज़्यादा होगा उतना फ्लैटनेस बढ़ेगा, वो सरफेस का फ्लैटनेस बढ़ेगा। तो वाइसे वर्सा, अगर उसका सरफेस अगर जो फ्लैट है तो उसका रेडियस बहुत ही ज़्यादा, टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो सरफेस टेंड्स टू फ्लैट, देन द रेडियस टेंड्स टू इनफाइनाइट। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। अब कोई भी मिरर है, चाहे प्लेन मिरर है, चाहे कॉनकेव है, चाहे कॉन्वेक्स है, हम मिरर इक्वेशन तो अप्लाई कर ही सकते हैं। एंड मिरर इक्वेशन जो है वो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, दैट इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ मिरर।
बट राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। और 1/इनफाइनाइट क्या होगा भैया? 0. 0. तो 1/इनफाइनाइट बिकम्स 0। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि 1/u बिकम्स -1/v। સર ફોકલ લેન્થમાં તો સેમ એસ ઓબ્જેક્ટ ડિસ્ટન્સ એવું નહીં આવે? શું બોલે છે તું? સે એમાં તો જ્યાં ઓબ્જેક્ટ હોય છે એટલે એના ઓપોઝિટ સાઈડ જ સેમ ડિસ્ટન્સમાં ઇમેજ ફોર્મ થાય ને પ્લેન મિરરમાં. हाँ, तो એને इमेज डिस्टेंस કહેવાય। અચ્છા, ઓકે સર. तो हाँ, वही तो दिख रहा है, देखो आपको वही दिख रहा है कि v इक्वल्स टू माइनस यू, आप जो बोले वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो आप अभी जो स्टेटमेंट बोला ना आपने, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इमेज डिस्टेंस इज एक्जैक्टली द सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बट इन द अपोजिट साइड। ओके, ઓકે સર. बट हमारा जो टारगेट था वो उसका मैग्निफिकेशन फाइंड करना था। तो ये देखो हमने यहाँ पे प्रूव किया कि 1/u इक्वल्स टू -1/v। तो ये -v/u अगर सब जगह इक्वेशन बनाते हैं तो क्या मिलेगा मुझे? +1 मिलेगा। +1 मतलब उसका -v/u तो मैग्निफिकेशन है। तो ये पता चला कि ये जो प्लेन मिरर है उसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो प्लस होता है। पहली बात कि वो प्लस होता है, तो इसका मतलब कि द टाइप ऑफ द इमेज शुड बी Virtual and erect. टाइप ऑफ इमेज नंबर 1। देखो ये पॉजिटिव मिला, इसका मतलब क्या हुआ? Virtual. इमेज वर्चुअल होगा। दूसरी बात, अगर वर्चुअल होता है तो वो मतलब सीधा ही होता है, इरेक्ट ही होता है। एंड तीसरी बात, इसका जो मैग्निफिकेशन है वो एग्जैक्टली 1 है। मतलब जो इमेज है वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड नहीं है। मैग्नेटिक मतलब ये मैग्निफिकेशन है ना, वो ये शो कर रहा है कि इमेज कितना टाइम एनलार्ज्ड हो रहा है। तो यहाँ पे इमेज इज ओनली जस्ट 1 टाइम एनलार्ज्ड। तो 1 टाइम एनलार्ज का मतलब ऑब्जेक्ट जैसा ही हुआ। तो इमेज हैविंग अ सेम डायमेंशन एज अ ऑब्जेक्ट। और तीसरी चीज ये होगी कि इमेज हैव अ सेम डायमेंशन एज अ ऑब्जेक्ट। तो ये इमेज कैसा था प्लेन मिरर का वो आपको पता चला। तो फ्रेंड्स अभी आपको पता चला कि आप प्लेन मिरर में जो आपका खुद का इमेज जो देख रहे हो वो रियल नहीं होता है, वो वर्चुअल होता है। तो कभी कभी सुबह उठ के आप प्लेन मिरर के सामने देख के ऐसा सोचते हो कि वाह क्या सूरत है, क्या शक्ल है। तो वो रियलिटी नहीं है भैया, वो जो आपका इमेज है वो वर्चुअल है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो बाह्य रूप होता है आपका वो तो ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इंटरनल आपका जो ग्रेस है, इंटरनल जो आपका जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि आप जब सुबह उठ के मिरर में देख के ऐसा सोचते हो कि भाई क्या सूरत है, क्या बनाया है भगवान ने हमको, तो वो रियलिटी नहीं है, वो वर्चुअल इमेज है आपका। रियल चीज़ क्या होती है? जो आपके अंदर होती है, जो आज के आपकी जो सोच होती है वो रियलिटी होता है। बाह्य रूप से कुछ नहीं होता, आपके आंतरिक रूप जो होता है वो आपका इम्पोर्टेंट होता है। फिर कभी बात करेंगे हम उसके बारे में, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बट क्या आपको ये पता चला कि ये जो प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है और जो उसका इमेज कैसा होता है वो आपको पता चला फ्रेंड्स? યસ સર. Yes, sir. एक चीज़ हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट शॉर्टकट में यहाँ पे प्रूव करूँगा जो बहुत ही काम आएगा एट अ टाइम ऑफ सॉल्विंग दी एमसीक्यू। देखो आपको ये पता है कि 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, राइट? दैट इज नोन टू यू। तो अब एक काम करते हैं, 1/v को सब जगह इक्वेशन बनाते हैं तो वो जाएगा 1/f माइनस 1/u। इज इट ओके फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा u माइनस एफ अपॉन एफ यू। तो ये हो जाएगा u बाई वी इज इक्वल्स टू u माइनस एफ अपॉन एफ।
तो v बाई यू क्या हो जाएगा भैया? सो v बाई यू इज इक्वल्स टू एफ अपॉन यू माइनस एफ। तो अगर ये माइनस वी बाई यू अगर मुझे करना है तो माइनस वी बाई यू, अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर तो एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को नहीं करते, डिनोमिनेटर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। सो फाइनली मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का एक और शॉर्टकट मुझे मिला। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू फफू फफू फफू। So this is a important shortcut we are able to get. M equals to फफू। याद रह जाएगा भैया? Yes, sir. So this is to be remembered as well, but remember this is for the mirror, not for the lens. ये जो है ना वो मिरर के लिए है, लेंस के लिए कुछ अलग आएगा, वो देख लेंगे हम। So that is the magnification. तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स चलो हम ट्राई करें सॉल्व करने का। हमने रिफ्लेक्शन का पूरा जो थ्योरी कंटेंट है वो तो हमने पढ़ लिया, हमने वो समझ लिया है, उसका कुछ मैंने रिवीजन भी आज आपको करवा दिया। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं, चलो। ओके, सो फ्रेंड्स, let's discuss some numericals. Okay, here it is. Just come to the first illustration. क्या लिखा है देखो आप क्वेश्चन के अंदर। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए नहीं है, बट ये समझने के लिए है। वैसे नीट जेडबल में कभी कभी ऐसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो। तो क्या लिखा है भैया देखो तो, सपोज दैट द लोअर हाफ ऑफ द concave mirror's reflecting surface in figure is covered with an opaque material, that is non-reflecting material. Then what happened to the image? What effect will this have on the image? तो क्वेश्चन ऐसा है कि मिरर का जो आधा पार्ट है नीचे का उसको ओपेक बना दिया है, नॉन रिफ्लेक्टिंग बना दिया है, तो इमेज का क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स देखो, आपको ये पता होगा कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करना है तो ऑब्जेक्ट में से आप कितने रेज निकालोगे? एटलीस्ट 2 rays you have to incident from the object to the mirror. देखो मैं है ना यहाँ पे बहुत सारे रेज मैंने यहाँ पे निकाले। तो ये एक सीधा जो इंसिडेंट हो रहा है वो रिफ्लेक्शन होने के बाद देख सकते हो आप कि रिफ्लेक्शन होने के बाद वो एफ में से पास होगा। एक पी पे जो मैंने इंसिडेंट कराया है वो जितने एंगल ऑफ इंसिडेंट से इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल से वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। एक और मैं यहाँ से इंसिडेंट करा रहा हूँ तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहाँ से पास होगा। मतलब ऊपर की साइड जितने भी रेज आप इंसिडेंट कराओगे, ऊपर की साइड जितने भी रेज आप इंसिडेंट कराओगे, वो सारे रेज जो है वो सारे रेज आपको इमेज फॉर्म करके देंगे। बट जो आप नीचे की साइड जो आप पास करोगे, नीचे की साइड, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगे। क्यों नहीं होगे? बिकॉज वहां पे कैसा सरफेस है? नॉन रिफ्लेक्टिंग। तो मतलब इसका मतलब ऐसा हुआ कि आधे रेज जो है ना वो इमेज फॉर्म करेंगे और आधे नहीं करेंगे। बट क्या इमेज के हाइट में या इमेज के विड्थ में या इमेज के लोकेशन में कुछ चेंज आएगा? देखो आधे रेज जो है ना जहाँ पे इमेज फॉर्म होना है वहाँ पे ही करेंगे, बट आधे रेज वहाँ पे नहीं आ पाएंगे।
तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इमेज नहीं फॉर्म होगा, इमेज तो फॉर्म होगा। ऐसा नहीं है कि इमेज तो नीचे की तरफ फॉर्म होने वाला है, इसलिए नीचे का पार्ट अगर आपने नॉन रिफ्लेक्टिंग कर दिया तो वहां पे इमेज गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इमेज तो जहां पे फॉर्म होने वाला है वहां पे होगा ही, बिकॉज आधे रेस तो आ रहे हैं ना रिफ्लेक्ट होने के बाद, आधे नहीं आएंगे बट आधे तो इमेज फॉर्म करेंगे। तो इमेज में कुछ भी चेंज नहीं होगा, इमेज जहां पे है वैसा ही रहेगा, इमेज जो डायमेंशन का है वही रहेगा, खाली एक फर्क पड़ेगा। कोई मुझे बताएगा क्या फर्क पड़ेगा? क्लियरिटी। एग्जैक्टली उसका जो इंटेंसिटी है, इमेज का जो इंटेंसिटी होगा वो थोड़ा डल हो जाएगा, वो डल, हाँ। ब्लर हो जाएगा, ब्लर। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? ऐसा नहीं है कि इमेज तो नीचे की साइड फॉर्म हो रहा है तो नीचे का अगर मिरर हम बंद कर दे, नीचे का मिरर बंद कर दे तो इमेज गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इमेज तो वहां पे ही फॉर्म होगा, वैसा ही फॉर्म होगा, बट वो थोड़ा डल फॉर्म होगा, उसका इंटेंसिटी थोड़ा कम रहेगा। यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इंटेंसिटी एग्जैक्टली हाफ रहेगा। क्यों हाफ रहेगा? बिकॉज हाफ रे विल गोइंग टू फॉर्म अ इमेज, remaining half will not be able to come back. Is it clear, friends? यस सर। Yes, sir. Okay. चलो come to the question number 2. It's interesting. आपका मोबाइल पड़ा हुआ है यहाँ पे, a mobile phone is a mobile phone lies along the principal axis of a concave mirror as shown in figure. तो आप देख सकते हो कि आपका जो मोबाइल फोन है वो ऐसे नहीं पड़ा। देखो ये हमारे पास ये सरफेस पे है, तो ऐसे मोबाइल नहीं पड़ा हुआ है, वो ऐसे मिरर के सामने है, वो ऐसे पड़ा हुआ है। आर यू एबल टू अंडरस्टूड? इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज अ लाइक दिस ऑन इन द फ्रंट ऑफ मिरर। ये मोबाइल कुछ इस हिसाब से पड़ा हुआ है। क्या ये बात आपको समझ में आया? वो वर्टिकल रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है, वर्टिकल प्लेन में रखा हुआ है। चलो पहले तो ये समझे आप। यस Yes, सर। sir. चलो तो अब मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि मुझे ये मोबाइल का इमेज फॉर्म कराना है। तो इमेज कैसा मिलेगा मुझे ये करना है। तो ये मोबाइल एक रेक्टेंगल टाइप का मोबाइल है और उसका इमेज कैसा मिलेगा वो मुझे करना है, फाइंड करना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ना ऐसा करता हूँ कि ये जो मोबाइल के जो 4 कॉर्नर्स है ABCD, वो चारों कॉर्नर्स के हम इमेज पॉइंट A डैश B डैश C डैश D डैश कहाँ पे मिल रहा है, अगर वो हम मुझे मिल जाए तो मोबाइल का पूरा मोबाइल का इमेज मिल जाएगा। यस और नो? यस सर। फ्रेंड मैंने क्या बताया आपको समझ में आया? मैंने ये बोला कि मोबाइल के जो 4 कॉर्नर है A डैश B डैश C डैश D डैश, वो चारों का मैं अगर इमेज फाइंड कर दूँ A डैश B डैश C डैश एंड D डैश और उसको कनेक्ट कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? पूरे मोबाइल का मुझे इमेज मिल जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, यस sir. सर। अच्छा, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट मुझे ये बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट C पे पड़ा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर पड़ा हुआ है, तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? सेम वहाँ पे। वहां पे ही। तो पॉइंट C जो है ना, पॉइंट C, उसका इमेज C डैश तो वहां पे ही फॉर्म होगा। पॉइंट C का जो इमेज है, पॉइंट C का जो इमेज, बिकॉज पॉइंट C जो है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो उसका इमेज C डैश B वहां पे ही फॉर्म होगा। C डैश B वहां पे ही फॉर्म होगा बिकॉज वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है। अब क्या? तो फ्रेंड्स बात ऐसी है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वर्टिकल ऑब्जेक्ट रखते हो, कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वर्टिकल ऑब्जेक्ट रखते हो, तो उसका जो इमेज होता है वो वहाँ पे ही बट नीचे की साइड होता है। देखो ये एक केस आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके होंगे। कोई ऑब्जेक्ट आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो उसका इमेज उतना ही होगा, जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही उसका इमेज होगा,
और वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। सी के ऊपर अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा तो वहाँ पे मैग्निफिकेशन 1 रहेगा। क्यों मैग्निफिकेशन 1 रहेगा, मैं आपको समझाऊँ। एफ इज इक्वल्स टू फफू, बट सी के लिए क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यू इक्वल्स टू 2f। फॉर द पॉइंट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 2f। ऐसा हो सकता है, यस और नो? यस सर। तो पुट द 2f हियर। तो 2f यहाँ पे आप प्लेस कर दोगे तो f अपॉन f माइनस 2f मतलब माइनस f हो जाएगा। माइनस 1। हाँ हो गया ना माइनस f। तो मतलब क्या हुआ, आपका मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली 1 मिला। देखो -1 मिला। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, मैग्निफिकेशन -1, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इन्वर्टेड। इमेज इन्वर्टेड है। और 1 का मतलब क्या हुआ, उसका इमेज डायमेंशन सेम। सेम। तो मतलब ये हुआ कि सी का जो इमेज होगा ना सी डैश, वो तो वहाँ पे ही फॉर्म होगा, और बी का इमेज एग्जैक्टली उसके अपोजिट में नीचे की साइड, बी का जो इमेज है वो एग्जैक्टली उसके अपोजिट नीचे की साइड यहाँ पे बी डैश हो जाएगा। मतलब हमारे लिए फॉर्चुनेटली ये अच्छा रहा कि बी एंड सी का तो इमेज मुझे पहले से ही मिल गया, बी डैश एंड सी डैश। वो कहाँ पे है वो मुझे उसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो हमको पता ही है, वो पता है। चलो मतलब बी सी का खेल खत्म हुआ। अब क्या करेंगे हम, सीडी। हाँ बी सी का खत्म हुआ तो कौन बाकी रहा, एडी। ई बाकी रहा। अब क्या करेंगे, ए का रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब देखो ए में से एक रो मैंने डायरेक्टली उसको पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास किया था, उसका रिफ्लेक्शन होने के द्वारा वो कहाँ से पास होगा, फोकस। वो फोकल पॉइंट में से पास होगा। तो मैंने किया फोकल पॉइंट फोकल पॉइंट में से मैंने उसको पास किया। चलो अब ए में से दूसरा मैं पी पे इंसिडेंट कराऊंगा, तो वो जितने एंगल से इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से वहाँ से उसका रिफ्लेक्शन होगा, तो उतने ही एंगल से उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो मुझे ये फाइनली जाके पता चला कि वो दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है ना वो यहाँ पे कहीं पे मिल रहे हैं, दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे कहीं पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश। एड। ये क्या बात आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। और डी डैश के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। डी डैश के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है क्या करना है, ए डैश से परपेंडिकुलर। एग्जैक्टली। तो ये हम कर देंगे ए डैश से परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका डी डैश। तो फ्रेंड्स हमारा जो मोबाइल था वो भले ही रेक्टेंगल था, हमारा मोबाइल भले ही रेक्टेंगल था, बट उसका जो इमेज होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। हम अब हम क्या करेंगे, ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश को मिला, उसको कनेक्ट कर देंगे। तो ए डैश बी डैश सी डैश को कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो इमेज होगा वो कुछ इस शेप का मिलेगा आपको। ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो फाइनली आपका जो इमेज, मोबाइल का इमेज जो होगा वो कुछ इस हिसाब से होगा। आप देख सकते हो कि भले ही मोबाइल का जो फ़ोन था वो भले ही रेक्टेंगल शेप का था, बट ये जो इमेज होता है वो रेक्टेंगल नहीं मिलता है, वो कुछ इस हिसाब से मिलेगा आपको। इमेज आपका जो होगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। तो क्या फ्रेंड्स ये आपको अभी समझ में आया? यस सर। तो क्वेश्चन ये था कि a mobile lies along the principal axis of the concave mirror as shown in figure. Show by suitable diagram the formation of image. Explain why the magnification is not uniform. ये मैग्निफिकेशन यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? देखो आप देख सकते हो कि ये मैग्निफिकेशन जैसे आप ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो पॉइंट है उसका तो मैग्निफिकेशन वही का वही रहता है, बट जैसे आप नज़दीक जाते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर की तरफ, तो जो अलग अलग पॉइंट है वो मैग्निफिकेशन बढ़ता जाता है। और ये एडी का जो इमेज है ना वो बहुत बड़ा सबसे ज़्यादा दिख रहा है। देखो तो सारे जगह पे मैग्निफिकेशन सेम नहीं है, तो ऐसा क्यों? So will the distortion of the image depend on the location of the phone with respect to mirror? तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। एक तो एक डायग्राम आपको ड्रॉ करना है इमेज का, तो वो मैंने कर दिया, वो डायग्राम खत्म हुआ। दूसरा, एक्सप्लेन व्हाई द मैग्निफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। तो सीधी सी बात है कि मैग्निफिकेशन कैन बी गिवन बाय फॉर्मूला, विच फॉर्मूला?
पप्पू। पप्पू पप्पू। तो आप देख सकते हो कि मैग्निफिकेशन के अंदर यू आता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आता है। देखो एफ तो कांस्टेंट है, एफ का तो कोई नहीं, वो तो मिरर, अगर मिरर को चेंज नहीं करते तो एफ तो कांस्टेंट ही रहेगा। बट एम इज डिपेंड ऑन द यू, एम इज डिपेंड ऑन विच पैरामीटर, ऑन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसी के वजह से तो क्या होगा कि ये ए एंड बी वाले जितने भी मोबाइल के जितने भी पार्टिकल्स है उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग अलग होगा। जैसे बी का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2f है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है वो, ए का उससे थोड़ा कम रहेगा। तो अलग अलग मोबाइल के फोन में जो अलग अलग पॉइंट है उसके यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अलग अलग है। तो यू अलग अलग है तो उसका मैग्निफिकेशन भी अलग अलग। अलग अलग होगा। तो ये चीज का क्लियर हो गया, व्हाई द मैग्निफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। यस सर। हाँ, will the distortion of the depend on the location? Yes, it is depend on the location because magnification is depend on the location. Is it okay friend? तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर यस आएगा। तो ये क्या पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. तो हमारे लिए एक नया चीज हमको ये सीखने मिला कि अगर आप मिरर के सामने कोई रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसका इमेज रेक्टेंगुलर टाइप का नहीं होगा, कुछ अलग टाइप के शेप का होगा। क्यों? बिकॉज अलग अलग पॉइंट पे मैग्निफिकेशन का वैल्यू, देखो प्लेन मिरर अगर होता ना प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में कोई भी पॉइंट पे लिए कोई भी पॉइंट पे लिए के लिए मैग्निफिकेशन +1 ही रहता है, मैग्निफिकेशन +1 ही रहता है प्लेन मिरर के लिए। बट ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर की बात है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात है। तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, वो लोकेशन के साथ चेंज होता है। एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट एबल टू गेट द सिमिलर शेप इन द इमेज। ऑब्जेक्ट के अंदर जैसा भी शेप होगा ऐसा सेम शेप हमको इमेज में नहीं मिलेगा। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। ओके, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ये सर के बुक में, लाड सर के बुक में, ये जो देखो m=fu भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और आपके टेक्स्ट बुक में मैं आपको बताऊँ टेक्स्ट में कैसा है, देखो आप टेक्स्ट में देख लेना, मैं नहीं बता रहा हूँ, उसमें कुछ 2-3 लाइन ही लिखा हुआ है, मतलब डिटेल में है ही नहीं, एक आध लाइन में ख़त्म कर दिया है। बताओ चलो मैं आपको, तो नहीं प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, समझ में आए ऐसे तरीके से नहीं दिया हुआ है। देखो ये रहा आपका टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक में ये जो न्यूमेरिकल है वो कितना दिया हुआ है देखो, ये रहा खत्म। देखो ये इसका सॉल्यूशन इतना दिया हुआ है, देखो 3 लाइन का सॉल्यूशन है, देखा आपने? तो ऐसा चीज़ है, मतलब प्रॉपरली आपको ये जो लाड सर ने जो बुक लेके, ऑलमोस्ट मैं जो मेथड से करवाता हूँ उसी टाइप से ये लाड सर का बुक में आपको मिलेगा, 90% सिमिलर आपको मिलेगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। टेक्स्ट में 3 लाइन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, चलो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर in front of the concave mirror of the radius of curvature 15 सेंटीमीटर। चलो पहली मेरी बात ये है कि कौन सा मिरर है? कॉनकेव। कॉनकेव है पहली बात, और कॉनकेव है तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको क्या लेना चाहिए? -15। So we should consider the -15 because according to the sign conventional concave mirror का नेगेटिव लेना चाहिए। अब 2 केस यहाँ पे दिया हुआ है कि एक तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, तो बोले 10 सेंटीमीटर पे,
और दूसरी बार कहाँ पे रखना है, बोले 5 सेंटीमीटर पे। और दोनों केस में आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड द पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस, नेचर मतलब टाइप ऑफ इमेज, एंड आपको मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है। ओके तो पहले है ना मैं केस 1 लगा रहा हूं। देखो यू मुझे क्या लिखना चाहिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केस 1 के लिए? 10 सेंटीमीटर। क्या लिखना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। गंदी गंदी बात, गंदी गंदी बात। देखो ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो मिरर के फ्रंट में ही होता है, और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशनल ऑल द डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम विच पॉइंट? पोल। पोल से मेजर करना होता है। तो पोल आपका यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे कहीं पे है। तो जो इंसिडेंट रे होंगे वो तो ऐसे इसी राइट साइड, इंसिडेंट रेस तो राइट साइड डायरेक्शन में ही आएंगे। तो आप अगर पोल से ऑब्जेक्ट तक जाते हो तो आप कौन से डायरेक्शन में जाते हो? नेगेटिव। नेगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है। इट शुड बी टेकन -10। तो मुझे ये बताओ कि आर का वैल्यू क्या है? -15। -15. -15। and because of that the focal length should be taken, R/2। that is -7.5 सेंटीमीटर। क्या है ये आपको पता चला फ्रेंड्स? Yes, sir. अब करेंगे 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/r। देखो रिफ्लेक्शन का अगर कोई भी क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन का कोई भी क्वेश्चन है, और अगर आपको कुछ पता ही ना चले, अगर आपको कुछ पता ना चले तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इट इज लाइक अ हिमेश रेशमिया। ये हिमेश रेशमिया है। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, याद ना आए ऐसा कोई सम नहीं। तो अगर रिफ्लेक्शन में कुछ भी याद करना है तो आपको ये याद करना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके सो ऑब्वियसली नाउ यू हैव अ यू हैव द एफ एज वेल, फोकल लेंथ है आपके पास। तो क्या आप ये वी फाइंड कर सकते हो? Yes, sir. तो ये जो वी मिलेगा ना वो पता नहीं मुझे, बट मोस्टली 30 सेंटीमीटर मिलेगा, -30। क्या मिल रहा है देखो तो एक बार देख लेते, चलो देख लेते हैं। हाँ -30 ही मिल रहा है, सही बात है, -30 ही मिल रहा है। ये रहा, देखो दिख रहा है आपको? Yes, sir. ओके अब v आपका -30 मिला। अब मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेते हैं और उसके द्वारा आपको पता चल जाएगा कि इमेज का टाइप कैसा है। मैग्निफिकेशन जो होता है वो -v/u, तो -30 -10, तो ये मैग्निफिकेशन आपका -3 मिला। चलो ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिला, इसका मतलब इमेज कैसा होगा आपका? नेगेटिव का मतलब रियल इन्वर्टेड। Inverted. रियल इन्वर्टेड, और दूसरी बात उसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो उसका मतलब क्या हुआ? Large. एनलार्ज्ड। तो ये टाइप ऑफ द इमेज मिल गया। तो फ्रेंड्स क्या मैं केस नंबर 2 खुद दे सकता हूँ आपको? केस नंबर 1 मैंने आपको पूरा सॉल्व कराया। केस नंबर 2 आपको 10 के बदले -5 लेके सॉल्व करना है। Yes, sir. देखो मैं आपको बताऊँ, चलो ये एक थोड़ा मैं केस नंबर 2 कर ही देता हूँ मैं आपको। उसका एक रीज़न है, ये रीज़न आपको लास्ट में मैं बताऊँगा क्या है। तो केस 2 में क्या होगा भैया कि आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो -5 सेंटीमीटर रहेगा, और वापस से मैं अप्लाई करूंगा 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। u -5, v मुझे फाइंड करना है, f का होगा -7.5। तो इसमें अगर आप सिंप्लीफाई करोगे
तो यहाँ पे आपको v जो मिलेगा वो 10 मिलेगा। देख लेते हैं 10 मिलता है कि नहीं एक बार। तो सेकंड केस में आपका जो v मिलेगा वो आपको 10 मिलेगा प्रोबेबली, या इट इज़ अ 15 एक्चुअली। ओके, तो आपका जो v मिला वो 15 मिला सेकंड केस में। वो आप कर लोगे ना, वो तो आप कर सकते हो ना, इसको सिंप्लीफाई तो कर सकते हो ना। यस सर। अब मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो -v/u है। तो ये -v का वैल्यू 15 मिलेगा और u का तो वैल्यू आपके पास है अभी ये केस में -5। तो ये आपका आंसर आएगा +3। चलो +3 का मतलब क्या हुआ? सर v नेगेटिव नहीं आवे? क्यों नेगेटिव आएगा? ओके, ये -1/5 इससे जाए तो प्लस हो जाएगा ना। इज इट ओके? हाँ सर, हाँ सर। हाँ तो सर हाँ बोलो बोलो। बोलो। ना सर कहीं नहीं। ओके, तो मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव मिला, इसका मतलब कि आपका इमेज कैसा होगा? वर्चुअल इरेक्ट। एग्जैक्टली, आपका जो इमेज मिलेगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। और दूसरी बात क्या है, ये 3 तो है ही, वापस से मैग्निफिकेशन 3 तो है, तो उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे भी एनलार्ज तो मिलेगा ही। तो अब मैं आपको बताऊं मैंने ये सेकंड केस भी क्यों कराया। ये मैंने इसलिए कराया कि मैं ऐसा प्रूव करना चाहता हूँ, मैं आपको ऐसा बोलना चाहता था कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसके द्वारा इमेज रियल भी मिल सकता है हमको और वर्चुअल भी मिल सकता है। कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज मिलता है वो रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। तो कौन से केस में रियल मिलेगा, कौन से केस में वर्चुअल मिलेगा? तो फ्रेंड्स सुन लो मेरी बात। सपोज कि यहाँ पे F है, यहाँ पे कहीं पे F है फोकल पॉइंट, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट को आप चाहे कहीं पे भी रखो, ये फोकल पॉइंट से स्टार्ट करके कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, कहीं पे भी रख दो। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे पता है आपको? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर 10, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो 15 सेंटीमीटर पे है, फोकल लेंथ 7.5 पे है। तो ऑब्जेक्ट हमारा जो केस 1 में 10 पे, तो 10 का मतलब क्या हुआ? 7.5 एंड 15 के बीच में कहीं पे है। मतलब केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, मतलब उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू अगर ग्रेटर देन फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू अगर फोकल लेंथ से ज़्यादा है, तो इमेज जो मिलेगा आपका कॉनकेव का वो ऑलवेज रियल होगा। बट अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड अगर आपके फोकल लेंथ से कम रहा, मतलब जैसे सेकंड केस, तो सेकंड केस में आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू 5 है और फोकल लेंथ 7.5 है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा? तो बोले पोल एंड फोकल पॉइंट के बीच में कहीं पे आएगा अभी, बिकॉज फोकल लेंथ से भी कम डिस्टेंस पे है, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो इन दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट एंड पोल के बीच में कहीं पे है, तो उसका इमेज ऑलवेज कैसा मिलेगा आपको? वर्चुअल। वर्चुअल। तो ये दोनों चीज़ आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में आप सब ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हो, इसके केसेस भी आपने पढ़ लिए होंगे। बट अभी मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बोल देता हूँ कि फोकल लेंथ या ज़्यादा डिस्टेंस वाले जितने भी ऑब्जेक्ट हो, फोकल पॉइंट या उससे ज़्यादा डिस्टेंस वाले जितने भी पॉइंट हो, जितने भी ऑब्जेक्ट हो, उसका इमेज आपको रियल एंड इन्वर्टेड ही मिलेगा। बट अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकल पॉइंट के बीच में कहीं पे है, तो इमेज डेफिनेटली आपका वर्चुअल ही होगा। मतलब कॉनकेव मिरर के लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है वो रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है। बट रिमेंबर, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव में दोनों चीज़ पॉसिबल है, बट कॉन्वेक्स में एक ही पॉसिबल है। कॉन्वेक्स का इमेज ऑलवेज वर्चुअल ही होता है और इरेक्ट ही होता है।
क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्या क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? यस सर। ओके फाइन। Suppose while sitting in the parked car, you notice a jogger approaching towards you in the side view mirror of r is equals to 2 meter. If the jogger is running at the speed of 5 meter per second, jogger का jogging जो कर रहा है उसका speed 5 meter per second है. How fast the image of jogger appear to move when the jogger is as a 39 meter, 29 meter, 19 meter away. तो यहाँ पे आपको चार क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि जब जॉगर 39 मीटर पे होगा तब उसका स्पीड आपको क्या लगेगा, क्या फील होगा? 29 पे आएगा तब उसके एट दैट टाइम एट दैट पर्टिकुलर इंटरवल आपको उसका स्पीड क्या लगेगा, ऐसा आपको फाइंड करना है। आप बैठे हो कार के अंदर और जॉगर आ रहा है आपके तरफ और आप साइड व्यू मिरर में से उसको देख रहे हो। तो 4 केसेस है, तो मैं कोई एक केस आपको सिखाऊंगा, बाकी के सारे केसेस को आपको खुद सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो पहले मुझे ये बताओ कि स्पीड का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 1 सेकंड का मैं टाइम इंटरवल ले लेता हूँ, तो 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो क्या उसका स्पीड हम कह सकते हैं? यस सर। तो अभी है ना, मैं केस नंबर 1 लगा रहा हूँ। केस नंबर 1 जहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है केस नंबर 1 में? 39 क्या लिखना चाहिए मुझे? -39 सर। चलो अब हमको ये तो पता है कहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन ऑलवेज। सर बट एक कॉनकेव છે क्या थी खबर? ये तो लक्ष्य, अच्छा किसने बताया वो कॉनकेव है? आपका साइड का जो मिरर होता है वो कभी भी कॉनकेव हो ही नहीं सकता। आपने कभी ऐसा देखा साइड मिरर में से कभी भी इमेज को इन्वर्टेड देखा कभी आपने? नहीं। नहीं। तो वो कैसा होता है ऑलवेज? कॉन्वेक्स। परफेक्ट। तो साइड मिरर, कोई भी व्हीकल का जो साइड मिरर होता है इज ऑलवेज कॉन्वेक्स, वो कंफर्म्ड है। तो इसका मतलब कि उसका जो रेडियस ऑफ द कर्वेचर है वो प्लस रहेगा और बिकॉज ऑफ दैट उसका जो फोकल लेंथ है वो भी प्लस रहेगा। बट इसका मतलब ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी हम प्लस कर दें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन नेगेटिव ही होगा ना। इज इट ओके? यस सर। हाँ। अब देखो ये रिफ्लेक्शन का कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको कहाँ से स्टार्ट करोगे? कहाँ से? 1 अपन। तुझे भूल जाना जाना, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई सम नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे 1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। तो एक काम करते हैं, मेरा जो टारगेट है ना वो ये है कि मुझे इमेज का स्पीड फाइंड करना है। तो इमेज का स्पीड फाइंड करने के लिए मैं ना इमेज डिस्टेंस को पहले फाइंड करूँगा, तो उसके द्वारा मुझे पता चल जाएगा कि इमेज का स्पीड क्या है। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f - 1/u, तो u - f/fu। तो अब जाके पता चला कि भाई v का फॉर्मूला मुझे क्या लगाना चाहिए, fu/u - f। रेसिप्रोकल किया मैंने। चलो अब केस 1, मैं है ना t = 0 टाइम पे
t इक्वल्स टू 0 टाइम पे केस 1 में 0th टाइम पे जो जॉगर का लोकेशन है वो 39 सेंटीमीटर 39 मीटर है, तो मैंने लिख लिया। अब उस टाइम पे हम v फाइंड करेंगे, तो v का फॉर्मूला हमारे पास है, तो v इज इक्वल्स टू एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। तो f का तो वैल्यू 1 ही है +1, u का -39 अपॉन u माइनस एफ, तो -39 -1, तो ये हो जाएगा -39 अपॉन -40, मतलब 39 अपॉन 40 आएगा। -39 अपॉन -40 माइनस में कैंसिल, 39 अपॉन 40। तो मुझे बताओ 39 अपॉन 40 क्या होता है? 0 पॉइंट समथिंग, क्या आएगा? 9 अप्रोक्स से होगा, 0.8। करो ना, कैलकुलेटर से करो ना फटाफट, क्या आता है, फिर आगे बढ़ते हैं। 975. 0.975, ओके मीटर। अब आफ्टर 1 सेकेंड, व्हाट शुड बी द लोकेशन ऑफ द जॉगर? कोई मुझे बताएगा, ये तो 0th इंस्टेंस पे था, बट आफ्टर 1 सेकेंड व्हाट शुड बी द लोकेशन ऑफ द जॉगर? तो अब जॉगर का लोकेशन क्या आएगा? u इज इक्वल्स टू क्या आएगा, बताओ मुझे। उतना v कैंसिल कर दो। नहीं, जॉगर जो है ना वो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आपके तरफ आ रहा है। जॉगर, -34। हाँ अब बराबर। तो जॉगर जो है ना वो 5 मीटर पर सेकंड से आपके तरफ आ रहा है, तो वो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो बोले 5 मीटर ट्रैवल करेगा। तो 1 सेकंड में वो 5 मीटर ट्रैवल करेगा, तो वो कहाँ पे आएगा? पहले वो 39 पे था, तो अब वो कहाँ पे आएगा? तो हमारे तरफ आ रहा है, तो 39 से उसका कुछ कम होगा, 5 जितना कम होगा, तो 34। 34 तो यू शुड बी टेकन नाउ यू शुड बी टेकन plus -30। -34 मीटर। ये 1 सेकंड के बाद हम सोच रहे हैं। और अब हम v डैश फाइंड करेंगे, ये u डैश तो मिल गया, तो v डैश इक्वल्स टू, वापस से फॉर्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, f का तो वैल्यू 1 ही रहेगा, u डैश -34 अपॉन -34 -1। तो मुझे ये बताओ, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 अपॉन 35। तो फ्रेंड्स 34 अपॉन 35 क्या आता है, करो तो कैलकुलेटर से। 0.971 0.971 मीटर। चलो, इसका मतलब ऐसा हुआ कि 0th इंस्टेंस पे इमेज का लोकेशन ये था, और 1 सेकंड के बाद इमेज का लोकेशन ये है। तो 1 सेकंड के अंदर इमेज ने कितना लोकेशन चेंज किया? .004 हाँ, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द इमेज, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इमेज इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में इमेज कहाँ से शिफ्ट हुआ? तो बोले 0.975 पे था और 0.971 पे आ गया, तो उसका जो शिफ्टिंग है वो कितना है? तो बोले 0.975 माइनस 0.971, तो ये कुछ 0.004 मिलेगा हमको, या फिर 4 इंटू 10⁻³ मिलेगा। अब आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस तो हमको पता चल गया कि 4 इंटू 10⁻³, और वो कितने टाइम में ये हुआ है? 1 सेकंड में। तो फाइनली आपका जो इमेज का जो स्पीड है वो अप्रोक्सीमेटली केस 1 के लिए 0.004 मीटर पर सेकंड, या फिर आप कह सकते हो 4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। सो दैट विल बी द योर इमेज वेलोसिटी फॉर द ऑब्जेक्ट लोकेटेड इनिशियली एट द 39 मीटर। अब यही काम आप किसके लिए करोगे? ये सेम टू सेम कैलकुलेशन 29 और 19। 29, 19 एंड 9, ये 3 क्वेश्चन सेम टू सेम मेथड से। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। सर અને 29 ને એટ ટાઈમ t ઇક્વલ્સ ટુ 0 લેવાનું। हाँ, 29 को t को 0 टाइम पे 29 ले लो, तो 1 सेकंड के बाद वो -24 हो जाएगा। ઓકે સર। સર અને આ જે v આવ્યું 0.971 का तो 0.975,
સર તો આપણો જે પેલો મિરર હોય એની એ તો એકચ્યુઅલી બહુ નાનો હોય, આટલો ગેપ હોતો બી નથી, તો એ તો કાચની બહાર જતું રહેશે ને ઇમેજ તો. देखो यहाँ पे मेरी बात सुनो, द इमेज फॉर्म्ड बाय, मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये कंफर्म्ड सेंटेंस है. इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. वो ऑलवेज डिमिनिश्ड होता है, तो अब वो इमेज तो डिमिनिश्ड हो जाएगा, तो मिरर के अंदर आ जाएगा. इज इट क्लियर? બટ ડિસ્ટન્સ हाँ बोलो, बताओ. સર ગાડીને જે કાચ હોય છે સાઈડ વ્યૂ એ બહુ તો બહુ હવે 10 સેન્ટીમીટર જેટલો પહોળો હશે, એટલે એટલો हाँ. લાંબો હશે. तो પછી उससे तो क्या फर्क? तो उससे પછી તો फर्क क्या કાચ पड़ेगा? तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? એટલે હું એમ કહું છું કે એ કાચની બહાર જતી રહેશે ને ઇમેજ, તો આખું ડિસ્ટન્સ એટલું अरे तो आप વધારે છે આટલું. गलत सोच रहे हो. आप पार्क किए हुए गाड़ी में बैठे हो और साइड मिरर देख रहे हो और आपके पीछे से कोई वॉकर आपकी तरफ आ रहा है, तो वो आपको क्यों नहीं दिखेगा? थ्रू आउट द मोशन वो दिखेगा आपको. आपके पीछे की साइड वो 39 मीटर से धीमे धीमे आपकी तरफ आ रहा है. સર એટલે ધારો કે જે કોન્વેક્સ મિરર છે એને આપણે ઓરિજિન ગણીએ, બરાબર? हम्म. અને માઇનસ એક્સ એક્સિસ ને આપણે પેલો જોગર ગણીએ અને પ્લસ એક્સ એક્સિસ ને આપણે ઇમેજ ગણીએ. સર તો જે મિરર જે ઓરિજિનમાં છે એને થોડાક ડિસ્ટન્સ, क्या बोल रहे हो? મિરર નું પેલું કવર એટલે છે તો ઓરિજિન ઉપર મિરર, બટ हम्म. થોડા ડિસ્ટન્સ પછી પેલો કર્વ ના આવી જાય ગાડીનો સાઈડ લેન્સ નો જે એનું જે શું કહું હવે, કવર કાં તો એનું પાર્ટ હોય ગાડીનો नहीं, આખો, मैं એ ના ऐसा बोल रहा हूँ कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? आपको उसका प्रॉब्लम क्या है? देखो, आपने कभी आपने स्कूटर साइकिल तो चलाई होगा, गाड़ी तो बैठे हो आप, तो ऑब्जेक्ट पीछे से आपकी तरफ आ रहा है, तो वो जितने टाइम आपकी तरफ आएगा तो आपको दिखाई देगा ना. उसमें क्या है? क्यों नहीं दिखाई देगा? क्या प्रॉब्लम क्या है? દેખાય તો છે, પણ આ મેથેમેટિક્સ ના હિસાબથી મને પ્રૂવ થતું નથી. શું પ્રૂવ નથી થતું? બોલો. સર જો હવે કાચ જે હોય એ તો ખુલ્લો કાચ તો ના હોય, જે સાઈડ વ્યૂ હોય એ એની ઉપર કવર તો લગાવ્યું હોય ને પેલું વાંખવા ખોલવા માટે જે હોય છે ને, હમ હમ હમ. તો 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 આ જે ઇમેજ નો જે ડિસ્ટન્સ છે એ તો કવર ની બી બહાર છે. इमेज डिस्टेंस देखो, वो बैक साइड, ये क्या आप सोच रहे हो? पता ही नहीं चल रहा. मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है और इमेज आपका इसके पीछे यहाँ पे फॉर्म होगा, तो कवर के बाहर मतलब क्या बोल रहे हो आप? સર એટલે મિરર ની કેવી बैक કહું साइड, તમને. मिरर नहीं, बैक इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द बैक साइड ऑफ द मिरर. હા એ તો ખબર પડી, બટ હું એમ કહું છું કે कोई बात नहीं, કઈ उसको નહીં સર, रहने दो. आप थोड़ा सोचना, आप गलत सोच रहे हो. ये आपका यहाँ पे मिरर है, यहाँ से जॉगर आपके तरफ आ रहा है और इमेज जो होगा वो यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे कहीं पे फॉर्म होगा. तो और वो जो ये जो कवर होता है वो तो ये आप ये XZ प्लेन की बात कर रहे हो, तो उसके साथ उसको कोई लेना देना ही नहीं है. ये आया, ये आपका कवर तो XZ प्लेन में होगा, YZ प्लेन में होगा, YZ प्लेन, और ये X डायरेक्शन में सब कुछ हो रहा है, तो उसको कवर के साथ कोई लेना देना ही नहीं है. ઓકે સર. हाँ. तो फ्रेंड्स, ये एक केस मैंने आपको कराया, बाकी के 3 केस आप खुद ट्राई करना, वो उसके आंसर आने चाहिए. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मेरा 0.004 आ रहा था, तो बराबर है 0.00357 एग्जैक्ट आंसर आएगा. ये इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? और ये वेलोसिटी યસ कैसे, स्पीड मैंने कैसे फाइंड किया आपको पता चला? मैंने क्या किया कि 1 सेकंड में इमेज कहाँ से कहाँ पे पहुंच रहा है वो मैंने फाइंड कर दिया, और 1 सेकंड में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको ही वेलोसिटी बोल सकते हैं. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इमेज बाय 1 सेकंड. इज दैट क्लियर टू यू? યસ સર. चलो अब कुछ क्वेश्चन हम
एक्सरसाइज के सॉल्व करेंगे, वो भी रिफ्लेक्शन के ही है। तो एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो प्लीज कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्या लिखा हुआ है देखो, अ स्मॉल कैंडल of 2.5 centimeter size is placed at a 27 centimeter in front of the concave mirror। देखो पहली बात कि कौन सा वाला मिरर है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर है, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, -30। 36, मतलब लेना कितना होगा आपको, -36। फोकल लेंथ क्या आएगा, तो फिर बोले -8 सेंटीमीटर आएगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट कितना 27 पे है, तो -27 सेंटीमीटर। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज। तो सेकंड क्वेश्चन बाद में सोचते हैं, पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि आपको स्क्रीन कहाँ पे लगाना है सो दैट आपका इमेज स्क्रीन पे आ जाए। तो इनडायरेक्टली वो लोग क्या पूछने की ट्राई कर रहे हैं, कोई मुझे बताएगा। क्वेश्चन ऐसा है कि आपको स्क्रीन कहाँ पे लगाना है, तो इनडायरेक्टली उसका क्वेश्चन, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। बिकॉज स्क्रीन कहाँ पे लगाना होगा, जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है वहाँ पे ही आपको स्क्रीन लगाना पड़ेगा। तो क्या करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो हमको पता है कि 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। तो आपके पास f है, आपके पास u है, तो क्या आप v फाइंड कर सकते हो, ये कराओगे ना कराओ तो चलेगा। चलेगा। तो अगर आप ये v फाइंड करोगे ना, तो इट विल बी फाउंड टू बी अ -54 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि यू हैव टू लोकेट द स्क्रीन। आपको स्क्रीन यहाँ पे मतलब मिरर के फ्रंट साइड 54 सेंटीमीटर में लगाना पड़ेगा आपको। आप ये जो स्क्रीन है जहाँ पे इमेज आपको लाना है, वो मिरर के फ्रंट साइड, ये माइनस आया मतलब इसके लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉनकेव मिरर के फ्रंट साइड आया, ये नेगेटिव आया इसका मतलब। तो आपको यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन लगाना पड़ेगा। आपका ऑब्जेक्ट है 27 पे और इमेज फॉर्म होगा उसका 54 पे। दूसरी बात, डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो आपका इमेज कैसा है वो भी फाइंड करना है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -v/u। तो ये -54 डिवाइड बाई -27। तो एक नेगेटिव तो कैंसिल हो गया बट -2 बचेगा। चलो, तो इसका मतलब कि इमेज कैसा होगा, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या कैसा हुआ, इमेज कैसा आएगा, रियल इन्वर्टेड। इट विल बी अ रियल, इट विल बी अ इन्वर्टेड, एंड नंबर 2 इट मैग्निफिकेशन इज 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, enlarged। इट विल बी एनलार्ज्ड। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन भी खत्म। अब तीसरा क्वेश्चन, और ये मेन है, द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर, नाउ व्हाट शुड हैपन टू द स्क्रीन, और स्क्रीन शुड बी मूव्ड इन विच डायरेक्शन। आप जो है ना, अब कैंडल को नज़दीक ले जा रहे हो, तो जब आप कैंडल को नज़दीक ले जा रहे हो तो आपका अब स्क्रीन आपको वो इमेज को कैच करने के लिए स्क्रीन आपको किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो मेरी बात थोड़ी सोचना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, तो आपको इस क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं समझाता हूँ आपको, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसा है कि कैंडल को आप टुवर्ड्स द मिरर मूव कर रहे हो, तो फिर आपको स्क्रीन का क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन को कहाँ पे मूव करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन है। आप ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द मिरर मूव करा रहे हो, तो आपका इमेज कहाँ पे शिफ्ट होगा, वो जहाँ पे शिफ्ट होगा वहाँ पे आपको स्क्रीन लगाना पड़ेगा, जहाँ पे शिफ्ट होगा वहाँ पे आपको स्क्रीन लगाना पड़ेगा। चलो, अब मेरा पहला क्वेश्चन ऐसा है
कि अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिट डिस्टेंस पे है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? इन्फिनिट डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है? फोकस पे शायद। परफेक्ट। अगर u इनफाइनाइट है तो आपका जो v होगा वो फोकल पॉइंट ही होगा। सही बात है। तो मतलब ऑब्जेक्ट मैंने इनफाइनाइट जगह पे रखा, पहले केस में ऑब्जेक्ट मैंने बहुत ही दूर 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 रखा तो उसका इमेज है ना f पे आ गया। अब सोचो मैं थोड़ा ऑब्जेक्ट नज़दीक लाता हूँ तो मैं ना ऑब्जेक्ट ले आया c पे, तो इसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? ऑब्जेक्ट में सी पे, ऑब्जेक्ट को मैं सी पे ले आया तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? सी पे। तो सी पे ही फॉर्म होगा। मतलब कि इमेज कहाँ पे शिफ्ट हुआ? लेफ्ट साइड। थोड़ा लेफ्ट गया। अगर मैं ऑब्जेक्ट सी एंड पी के बीच में, सी एंड एफ के बीच में लाता हूँ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाता हूँ, यहाँ पे, तो आपका इमेज यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, थोड़ा और शिफ्ट होगा। आर यू एबल टू अंडरस्टूड? यस सर। से आप ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते जाओगे तो इमेज आपका दूर जाता चला जाएगा। बट जैसे ही आप ऑब्जेक्ट एफ पे लाओगे, चलो ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे ले आते हो तो अब इमेज कहाँ पे होगा? इनफाइनाइट। तो वो इनफाइनाइट चला जाएगा, तो आपका रियल इमेज इनफाइनाइट चला जाएगा। बट अगर फिर वो एफ से भी, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे एफ से भी नज़दीक आ गया, यहाँ पे आ गया, तो फिर आपका इमेज कहाँ पे जाएगा? बैक साइड। Beyond the वो mirror. बैक साइड हो जाएगा, तो फिर आपका इमेज बैक साइड हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? कंक्लूजन इज दैट कि एज योर इमेज इज, सॉरी, एज योर ऑब्जेक्ट is approaching towards the mirror, so image will be go away from the mirror, but up till Focus. focus, मतलब आप इनफाइनाइट से शुरू करके फोकस तक आपका ऑब्जेक्ट लाते हो तो इमेज मिरर से दूर होता जाएगा, फोकस तक ऐसा होगा। बट उसके बाद फोकस से भी अगर ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते हो, now still further decreasing the distance beyond the focus, तो फिर आपका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? इन द बैक साइड ऑफ द मिरर। Beyond. हाँ, तो फिर आपका इमेज है ना वो वर्चुअल हो जाएगा, बैक साइड हो जाएगा। फिर वहाँ पे आप स्क्रीन लगा ही नहीं सकते हो, बैक साइड स्क्रीन लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, मिरर के पीछे स्क्रीन होने का कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर स्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन ऐसा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते हैं तो स्क्रीन का क्या करना, स्क्रीन को कहाँ पे लगाना होगा? तो उसमें आपको दो चीज़ बोलनी पड़ेगी। केस वन, अगर आप ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते हो टिल द फोकल पॉइंट, यहाँ पे फोकल पॉइंट कौन से पॉइंट पे है? यहाँ पे फोकल पॉइंट कहाँ पे है? देखो तो हमारा फोकल लेंथ कितना है? -18। 18 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट अभी राइट नाउ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? -27। 27 पे। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि 27 सेंटीमीटर से अगर डिस्टेंस आप डिक्रीज करते हो, अब कब तक डिक्रीज करते हो? टिल 18 सेंटीमीटर, टिल 18 सेंटीमीटर। तो आपका स्क्रीन आपको दूर ले जाना पड़ेगा। कितना दूर? तो बोले 54 से भी दूर, 54, बिकॉज 27 पे तो 54 था, तो आपका स्क्रीन उससे भी तो आपको दूर ले जाना पड़ेगा। बट एक बार वो 18 पे आ जाए और उसके बाद भी अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर से भी अगर आप कम करते हो, उससे भी आप कम करते हो, तो फिर आपका स्क्रीन पे इमेज को आप बना ही नहीं सकते हो, बिकॉज वो इमेज जो है वो वर्चुअल हो जाएगा फिर उसके बाद। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. સર એટલે સ્ક્રીન ની જરૂર નહીં પડે કે સ્ક્રીન नहीं, आपके पास स्क्रीन हो या ना हो, वो आप स्क्रीन में इमेज को फॉर्म नहीं कर सकते हो, स्क्रीन के अंदर इमेज को फॉर्म नहीं कर पाओगे आफ्टर दैट। देखो क्या लिखा है, देखो मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे लिखा, सारे चीज लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू कैच द अबो रियल इमेज वी शुड प्लेस द स्क्रीन at the 54 centimeter where the image is formed. देखो अब आया, here when the candle kept in front of the mirror at a 27 centimeter and shifted gradually towards the mirror up to 18 centimeter, case 1 up to 18 centimeter, तो क्या होगा? तो its real image is formed away from the mirror and gradually a distance greater than 45 centimeter
So we have to move our screen at the same direction, matlab away from the mirror. But case number 2, but now when the candle is shifted towards the mirror closer than the 18 centimeter, so since the object distance becomes smaller than the focal length, image formed behind the mirror, which is virtual, and so it cannot be caught on the screen. Screen पे वो हम उसको catch ही नहीं कर पाएंगे screen पे. Is that clear to you? સર એમ તો પછી જે પેલો જોગર વાળો હતો ન્યુમેરિકલ એમાં બી જોગર દેખાવ ના જોઈએ ને કારણ કે ઇમેજ अरे तो वो बनશે જ मिरर नहीं। के अंदर देखने की बात अलग है और स्क्रीन के ऊपर कैच करने की बात अलग है। तो यहाँ पे भी मिरर के अंदर तो दिखाई देगा, मिरर के अंदर ये कॉनकेव मिरर है तो मैं स्क्रीन पे उसको कैच नहीं कर पाऊंगा, बट वो मिरर के अंदर तो मुझे दिखाई देगा, भले ना वो वर्चुअल है, बट मैं मिरर में देखूंगा तो वो मुझे दिखाई देगा। ओके, ओके मिरर के अंदर ओके तो सर। वो दिखाई देगा मुझे। मतलब आप कभी हाँ गए हो वो ग्लास, मैजिक ग्लास कभी कभी कहीं पे होता है नहीं अमेरिका सर वगैरह में, तो वहाँ पे नहीं सर। मिरर के सामने आप खड़े रहते हो और दूर जाते हो नजदीक आते हो तो आप उल्टे चलते सब टेढ़े मेढ़े होते हो। देखा कभी आपने? नहीं सर नहीं देखा, क्या बात है। સર એટલે મૂવીઝ માં તો જોયું છે બટ इसमें नहीं देखा સર। એટલે મારા જે લાસ્ટ ન્યુમેરિકલ જે હતો જોગર વાળો એમાં આ જ ડાઉટ હતો કે આપણે સ્ક્રીન જે છે એ ઇમેજ ડિસ્ટન્સ જે આપણો આન્સર આવ્યો 0.975 ત્યાં સુધી આપણને સ્ક્રીન તો મૂકવી પડશે ને જોગરની ઇમેજ માટે। એટલે એ તો હવે તમે કીધું स्क्रीन, કે हाँ स्क्रीन में कैच करने की बात है। देखो वर्चुअल इमेज कभी आप कैच ही नहीं कर पाओगे स्क्रीन पे, पहली बात। ओके आपको मिरर में ही दिखाई देगा, उसको कैच नहीं कर पाओगे, बट रियल इमेज को आप कैच कर पाओगे स्क्रीन के ऊपर। इज दैट क्लियर टू यू? ओके सर। અને આ મિરરમાં દેખાવાનું કારણ કોઈ? अब वो तो पूरा लाइट के साथ कनेक्टेड है। लाइट रेज हमारे रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख में आते हैं और वो रिफ्लेक्शन के द्वारा होता है। तो दिखने का रीज़न तो वो पूरे आई के साथ, वो रे ऑप्टिक्स के साथ, वो रे डायग्राम के साथ कनेक्शन है उसका। ओके, ओके सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो अब आप। तो क्या लिखा है एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में? क्वेश्चन ऐसा है कि 4.5 सेंटीमीटर नीडल is placed 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। देखो अब कौन सा क्वेश्चन है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है? Convex. Convex. कॉन्वेक्स। उसका फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेना होगा या नेगेटिव लेना होगा? पॉजिटिव। उसका जो फोकल लेंथ होगा वो आपको लेना है पॉजिटिव। तो उसका 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 12 सेंटीमीटर। तो यू शुड बी टेकन Minus. -12 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है कि गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज। इमेज का लोकेशन मतलब इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। तो वापस से क्या करेंगे? 1/u + 1/v = 1/f। तो आपके पास f है, आपके पास u है, तो you will able to get the image location। am I right friends? yes or no? यस सर। और आपको उसका मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है। तो -v/u करोगे तो आपको उसका मैग्निफिकेशन भी मिल जाएगा। चलो ये चीज़ पता चला आपको। यस सर। ऐसा है कि डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड एज द नीडल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर। अगर मैं नीडल को दूर ले जाता हूँ मिरर से तो क्या होगा? तो इमेज में क्या होगा? देखो हमको पता है कि मैग्निफिकेशन कैन ऑल्सो बी गिवन बाय फफू। यस और नो? यस सर। कैन आई से इट इज f/f + -u? यस सर। अब u itself इज अ नेगेटिव, तो -u पॉजिटिव हो जाएगा। यस सर। तो कैन आई से -u शुड बी इक्वल्स टू mod u, पॉजिटिव है इसलिए। यस सर। वैसे मोड फंक्शन का आपको पता होगा डेफिनेशन। इफ x ग्रेटर देन 0
देन मोड ऑफ एक्स, मैथ्स वाले बच्चे, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होता है, और इफ एक्स इज लेस देन 0 देन मोड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स होता है। क्या ये आपको पता है डेफिनेशन? यस सर। तो वही चीज़ मैंने यूज़ किया। बायोलॉजी वाले हैं तो मैंने थोड़ा अलग टाइप का समझाया, मैंने थोड़ा सिंपल करके समझाया कि भाई u इटसेल्फ इज़ अ नेगेटिव, तो माइनस यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो माइनस यू पॉजिटिव है मतलब वो मॉड्यूलस है, मोड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लाइक दैट। तो अब ये आपका जो मैग्निफिकेशन हो गया वो f अपॉन एफ प्लस मोड यू हो जाएगा। तो यहाँ पे f तो पॉजिटिव है ही बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर है, और मोड यू भी पॉजिटिव ही है अभी। तो अब देखो, अब आप ऑब्जेक्ट को दूर ले जाते हो मतलब मोड यू इंक्रीज करते हो, तो मैग्निफिकेशन के बारे में सोचो क्या होगा उसका। अगर आप डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहे हो, ये मैग्निफिकेशन के इक्वेशन में आप डिक्रीज था सर। करते हो तो मैग्निफिकेशन डिक्रीज होगा, तो आपका जो इमेज होगा उसमें क्या होगा? डिमिनिश। हाँ, इमेज बिकम डिमिनिश्ड। तो आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन कि अगर आप ऑब्जेक्ट को दूर ले जा रहे हो तो उसके इमेज के बारे में आप क्या कह सकते हो? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उसका जो इमेज है वो ग्रेजुअली ज़्यादा डिमिनिश्ड होगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पूरा रिफ्लेक्शन का जो जितना भी टॉपिक था, जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, वो सारे यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर से मैं रिफ्रैक्शन एंड उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये चैप्टर में मैंने आपको बताया कि 3 चीज़ आपको करना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। अपार्ट फ्रॉम दैट एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला भी एक टॉपिक है, वो भी हम करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन करेंगे, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल आएंगे, और उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके थ्योरी न्यूमेरिकल्स ऐसे करेंगे हम, और उसके बाद लेंस एंड उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ऐसे थोड़ा लेंथी चैप्टर है, बट टॉपिक के बाद टॉपिक का थ्योरी न्यूमेरिकल ऐसे करते रहेंगे। तो चैप्टर में एक भी लेक्चर फ्रेंड्स आप मिस मत करिएगा। ये चैप्टर ऐसा है कि अगर साथ में करोगे तो ये ऑन द स्पॉट हो जाएगा, आपको ज़्यादा फिर लास्ट में करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बट अगर इसको मिस किया तो इसमें मार्क्स लाना मुश्किल है फिर। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने व्हाट्सअप में आपको ये भेज दिया है चैप्टर का नोट्स। वैसे हमारे ऑफिस में भी ये पार्ट फिजिक्स पार्ट 2 मैंने वहाँ पे ऑफिस में भी आप कलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आ गया है। तो प्लीज़ गो टू द ऑफिस एंड डू कलेक्ट द नोट्स एंड पे द फीस इफ रिमेनिंग। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ फ्रेंड्स। किसी को कुछ पूछना है?